भारत की चिंतन शैली क्या है? मनुष्य और प्रकृति दोनों परस्पर पूरक है। प्रकृति को शोषण करना, प्रकृति को जो जीतना, ये चिंतन चला। लेकिन जो मनुष्य समुदाय प्रकृति को जीतने का प्रयास करता है, प्रकृति उस मनुष्य समुदाय को समूल नष्ट कर देता है। ऐसा बताते, नेचर विल फुलफिल द नीड्स ऑफ द ह्यूमैनिटी बट नॉट द ग्रीड। एनी सोसाइटी, एनी मैन, एनी इंडिविजुअल who wants to exploit the nature will wipe out the society। इसलिए प्रकृति को शोषण नहीं करना है, प्रकृति से सहजीवन करना चाहिए, ये सीखना चाहिए। मदर नेचर बोलते हैं। कृषि था और कृषि के आधार पर कुटीर उद्योग थे। कहीं भी आप किसी भी इतिहास में आप पढ़िए, कभी किसी भी अभिलेखागार में आप जाइए, भारत के और लंदन में जाइए, इंग्लैंड के, ब्रिटिश सरकार के, वहाँ है अपने ग्रामीण क्षेत्र में दरिद्रता नहीं थी। आज जितना भी विकास हो रहा है, कुछ परिवारों के लिए और कुछ नगरों के लिए, नगरों में कुछ भागों के लिए विकास हो रहा है। आप देखिएगा, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, कलकत्ता में कुछ एरिया में गया, मैं तो रोया हूँ। कैसे जीते लोगों ने, छोटे छोटे झोपड़ी, उसमें न शौचालय न बाथरूम है, एक ही घर में माता पिता, बड़े बेटा बड़ी बहू, दूसरा बेटा दूसरी बहू, कैसे जीते हैं लोग? ये विकास नहीं होता है। और कुछ लोगों के मन में आज भी लगता है कि नहीं, आगे 50 साल के अंदर गांव रहेगा नहीं कोई, और अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन इज अ कर्स ऑन दिस कंट्री, याद रखिए, डेफिनेटली अर्बनाइजेशन इज अ कर्स, ये अभिशाप है अपने देश के अंदर। इसलिए गांव और ग्रामीण जीवन के अंदर शिक्षा, ग्रामीण जीवन के अंदर स्वास्थ्य, ग्रामीण जीवन के अंदर कुटीर उद्योग, ग्रामीण जीवन में पूरा गांव एक्चुअली संपत्ति है। हमारे ब्रिगेडियर गणेश सिंह जी आएंगे नहीं तो बताते हैं, गांव को भगवान ने निर्माण किया है, नगर को मनुष्य ने निर्माण किया है। इसलिए गांव में इमली का झाड़ संपत्ति है, गांव में नीम का झाड़ संपत्ति है, गांव में हर विषय संपत्ति है। इसलिए आज हम सब लोग मिलकर, कठिन लगता है, असंभव नहीं है, कठिन लगता है, असंभव नहीं है कि एक फिर से हमारे ग्रामीण जीवन को कृषि के आधार पर, उसमें विशेषतः प्रोसेसिंग है, क्लीनिंग है, ग्रेडेशन है और पैकेजिंग है और मार्केटिंग है। इसके कारण फिर से ग्रामीण जीवन के अंदर एक अत्यंत सशस्त्र वाला जो भारत माता है और आर्थिक स्वावलंबन है और एक सहज रीति सम्मान है और आनंद है, यह मिलेगा। ऐसे महान काम आप सब लोग लिए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि पेस्टिसाइड्स का क्या फायदा होता है, फर्टिलाइजर्स किस काम आते हैं। और किस्मत से मैं ऐसी जगह पे जिला कलेक्टर था जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मैं अनूपपुर नाम के एक जिले में कलेक्टर था। वहाँ गोंड आदिवासी, बैगा आदिवासी रहते हैं। और जिसकी बात भागैया जी कर रहे थे, वहाँ मुझे बैगा आदिवासियों ने ये बताया कि धरती हमारी माँ है और इसलिए हम धरती का सीना नहीं चीरते। बेची नहीं जाएगी। हम लोग कहते हैं ट्राई ऑन दी वेव्स, वेव चल रही है उससे पे आप ट्राई करो, नहीं तो आप अलग वेव क्रिएट करने की कोशिश मत करो। छोटे लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग वैल्यू एडिशन थ्रू प्रोसेसिंग, ब्रांड इंडिया, क्वालिटी नंबर 1, प्रोसेसेबल वेराइटी। मेहता जी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ऐसे कि हमारी वेराइटी सिर्फ एक ही होती है, वो जो टेबल पे होती है प्रोसेसिंग में फिर प्रोसेसेबल नहीं होती है, तो उसमें यील्ड कम आता है। तो फार्मर वी नीड टू गिव दिस ऑप्शंस ऑफ प्रोसेसेबल एंड नॉन प्रोसेसेबल। एक्सपोर्ट इज अ गुड ऑप्शन। ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरेज, ये दोनों ही दो के कारण है जो 92,691 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश का और किसान का करते हैं। बहुत सारे एफपीओस ऐसे हैं कि जिनका आपने देखा होगा कि या तो कागज पे या तो रजिस्टर पे बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। दस्तावेजीकरण भी अगर देखें तो डिजिटाइजेशन नहीं है। तो हमने प्रयास किया है एफपीओ गेटवे, केवाईएम और बीएमएस, हमने ये 3 कैटेगरी रखी है। और मिठाई की दुकान का जो मिठाई लेके आओगे तो उसमें फंगस भी 2-4 दिन तक, महीने दिन तक फंगस नहीं आएगी। और आप घर पे बनाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन में उसमें फंगस आ जाती है। क्या फर्क है?
वहाँ चींटियां क्यों नहीं आ जाती है, फंगस क्यों नहीं जाती है? बस एक प्रिजर्वेटिव उसमें डाला है, मगर कितना डाला है? थोड़ा सा डाला है। मानव को मालूम नहीं है, मगर चींटियों को और फंगस को मालूम है कि ये अखाद्य है। उसका दायरा उसको हमारे मानव के लिए साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं, वास्तव में प्रिजर्वेटिव वो सब पॉइजन ही है, मगर हमारे शरीर के अंदर 300 ppm जो पॉइजन डाइल्यूट करने के सिस्टम है, उसका फायदा उठा के हम जहर डालते हैं। मगर आज ऐसा हुआ है कि हर बात में प्रिजर्व होके वो 300 ppm से ऊपर चला गया मात्रा, जो परेशान कर रहा है। तो ये कहने का लॉजिक मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसी चीज जो जब प्रिजर्वेशन करते हैं तो जो चीज पसंद नहीं है, जैसे राख है, राख क्यों क्या करती है? तो राख है वो हर जीव को आग से डराती है। हर जीव है वो आग से डरते हैं। जिसकी नजर है वो आग का प्रत्यक्ष स्वरूप देख के डरते हैं, जिसकी नजर नहीं है वो आग की स्मेल होती है। तो आग की स्मेल किस में होती है? भभूति में। तो वो भभूति डालने से उसका कारण है कि वहाँ वो जीवात नहीं आती है। तो ये लॉजिक है। साधु संत जो जंगल में बैठते हैं तो ऊपर से लेके पूरा भभूति रोज लगाने का मतलब यही है, वहाँ मच्छर ना काटे, कोई बिच्छू ना आए, कोई ऐसे जो स्मेल इनके पे चलने वाली जीवात उसके पास में ना आए। तो यही चीज हमारे 4 लॉजिक से हमारे पूर्वज जो थे वो कीट रोधक भी करते थे, हमारा ये स्टोरेज सिस्टम भी चलाते थे। हर जगह जहाँ भी जीवात को रोकना है तो ये 4 फॉर्मूला से चलता है। इतना सा खाली करके 1 फीट के आधा फीट के आसपास फिर एक बार और दीपक जलाते हैं। तो जो बचा कुछ ऑक्सीजन है और जो बीज है उसके अंदर जो कोट हो जाता है, प्रोटीन गैस जो बन जाती है उसकी, तो वो पूरा कोट हो जाता है। उसके बाद से हम स्कूल का है तो एक साल भर के देखते हो हम रखते रहते हैं। साल भर का अनुभव है हमें, साल भर के अंदर आपका अनाज खराब नहीं है। इसके लिए हमने एक रास्ता चुना जो एग्रो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में रहता है। तो फसलों में तो अनेक सारे फसल थे, बायोडाइवर्सिटी होने के कारण वहाँ पे जो फसलें दिखाई देते अधिकतम प्रकार के फसलें हैं, जिसमें तृणधान्य है, दलहन है, तिलहन है, फल और सब्जियां है। इसके अलावा हमारे पास नंदुरबार जिले में एक एडिशनल एक विशेषता ऐसी है कि वहाँ पे बड़ी उपज भी है। तो एक 4-5 घटकों के आधार पे हमने प्रोसेसिंग के लिए ये हमारे पास फसलों का एक बड़ा सा हमारे पास सुविधा थी, जिसमें हम थोड़े उत्पादों को उत्पादों की मार्केटिंग करना और उनको बेचना, उनका प्रसंस्करण करना, ये सारी चीजें मेरे हाथ में है। इस उद्देश्य को लेके मैंने जैविक खेती करनी वगैरह है। और मेरी अभी जो नई यूनिट स्टार्ट हुई है वो महुआ लड्डू पे स्टार्ट हुई है, जो महुआ पे मैं काम कर रही हूँ अभी, जिसमें हमारे साथ 200 महिलाएं मिलकर काम कर रही है। मशरूम कल्टीवेशन पे 100 है हमारी, और महुआ लड्डू पे हमारी 100 महिलाएं मिलकर काम कर रही है, जिसमें हमारी जो 50 महिलाएं भोपाल से हैं और 50 होशंगाबाद से। जी, इस बिजनेस को करके मुझे बहुत लाभ हुआ। एक मैंने फर्म से स्टार्ट किया था, आज मेरी खुद की कंपनी है, जिसमें कम से कम 200 महिलाओं के साथ साथ हमारे खुद के वर्कर भी काम कर रहे हैं। 10 टाइप के मैंगो पापड़ बनाता हूँ, 10 टाइप की जेली बनाता हूँ, 10 टाइप की कुल्फी बनाता हूँ, 2 टाइप के जूस, 2 टाइप का मिक्स है, केसर मैंगो पेड़ा, केसर मैंगो लस्सी, फिर केसर मैंगो मिल्क केक, स्कूप आइसक्रीम। एक स्टोनलेस चक्की बनाया है मक्का का दर्रा के लिए, उसमें कुछ सिस्टम को बदलाव करके, क्योंकि हम भी साइंस का स्टूडेंट थे, उसमें कुछ बदलाव करके उस भूसे को पीसना शुरू किए। अभी जो कैटल फीड बनाते हैं ना सर, वो 12 रुपये से 14 रुपये मेरा घर से ले जाते उस भूसे। और जो राइस ब्रांड निकल गया उसको मूंगफली के साथ उसका तेल निकाल लेते हैं। तो आम का आम और गुठली का दाम। तो इस तरह से यदि हम लोग करें तो बहुत कम जगह में बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं, और इससे लोगों का भला भी हो सकता है। और खेती करने में इस चीज को विनती है हमसे कि इस चीज को खाने से इंसान को क्या फायदा, इसको सोच के कीजिए। अगर आप दूसरे के लिए भला चाहेंगे ना तो आपका खुद भला होता जाएगा। ये काफी फायदेमंद होता है। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये कैंसर से भी हमारा बचाव करता है। साथ ही ये इसमें बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। A fraternity of experimenting farmers practicing organic farming and move to time tested values. ये हमारा संगठन है। अभी हमारा प्रयोग तो बीज से शुरू होकर मार्केटिंग तक हुआ है।
तो बीज में हम तो देसी बीज के उपयोग करते हैं और मार्केटिंग में भी ऐसा है, तो उसके लिए हमें पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात करनी होगी। उसमें हमें मूल्यवर्धन और मार्केटिंग और स्टोरेज तीनों चीजों की हमें आवश्यकता होती है। तो वही मैंने प्रारंभ किया कि जब मैंने प्राकृतिक खेती की तो मेरा उत्पादकता मेरा कम हुई और मेरी इनकम भी जब कम हुई तो मुझे इनकम को मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ आय कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसके भाग रूप मैंने मार्केटिंग का सोचा। कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाए। ऑर्गेनिक खेती में कई तरह की खाद उपलब्ध है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ की खाद। सभी किसान भाइयों को इससे खेती को अगर करना है तो अपने को पशुपालन करना ही जरूरी रहेगा। और मैं फ्रूट को इसलिए सजाता हूँ कि मातृ शक्ति जब अपने बेटे को जन्म देती है तो वो बेटे को निकाल धुला के इसको भेजती है। तो हम हमारी मातृ शक्ति का जो दोहन कर रहे हैं उसको अच्छा बना करके हम मार्केट में भेजेंगे तो एक हमारी मातृ जो धरती माता है उसका पुत्र का एक मूल्य होगा और उसको जो खाने वाला रहेगा वो स्वस्थ रहेगा और अच्छा बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसमें मतलब इस तरीके से सिस्टम बना रखा हुआ है कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही उनके पास में प्रोक्योरमेंट करवा देते हैं, क्योंकि खेतों पे जनरली बड़े हमारी यूनिट छोटी है, इतना नहीं हम लोग 100-200 टन। कुछ लोग जो माइनर फॉरेस्ट के कलेक्शन करने वाले हमारे लोकल लेवल पे जो मार्केट में लोग बैठे थे, तो वो शुरुआत में ही आदिवासी लोग क्या करते हैं, जैसे अपरिपक्व आंवला आता है शुरुआती दिनों पे ही उसको तोड़ लेते हैं। बेसिकली हम आज दूसरा दिन हम चर्चा करते चले जा रहे हैं कि प्रोसेस करना है, मार्केट करना है, स्टोर करना है, सारी चीज करना है। नो डाउट तो सब कुछ करना है, परंतु हमें न्यूट्रिएंट्स, फैक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना भी जरूरी है कि एज अ साइंटिस्ट हमें रिसर्च करना जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं और जो हमें मिल रहा है उसमें कितना फर्क आ रहा है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को ऐसे डेवलप करना है कि उसकी न्यूट्रिशन भी बनी रहे और वो जब उसकी एब्जॉर्बिलिटी जिसको हम बोलते हैं सोखनी हमारी बॉडी की, उसके न्यूट्रिएंट को गेन करने की वो भी बनी रहे। नेक्स्ट, वो वास्तव में सीमांत के लिए ही इजी है। अपने घर की जरूरियातों को मेंटेन करके बाकी का अपने गांव में खुद और बिक्री करने की शौक अपने घर के आंगन में भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है और उसका टाइम टेबल पूरा दिन का होने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे का। और उसमें ऐसा होता है कि ऐसे किसान पर एक्सपोजर बजट या पिरामिड या जैसे एक हमारे उदाहरण है कि उन्होंने मनुष्य के सबसे सीखा। तो जिन किसानों को ये मार्केटिंग की समस्या आती है तो उन किसानों को हम जो सक्सेसफुल मनोजी बेसलाभ हैं और भी उदाहरण हैं तो उनके यहाँ विजिट कराने का एक प्रावधान हो, ऐसे सजेशन है कि वहाँ पर और वो उसको देखकर या उनसे सीखकर मार्केट की कुछ टिप्स लेके और वो अपने प्रोत्साहित होकर। के अलावा और अध्यक्ष महोदय का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है हमारा, जो समय समय पर किसानों को विजिट करो। हमारे साथ 10,000 प्लस कस्टमर जुड़े हुए हैं जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के थ्रू जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंचाइजीज के थ्रू जुड़े हुए हैं, काफी रिटेल आउटलेट्स के थ्रू भी जुड़े हुए हैं। एक ऑर्गेनिक केवीके है और 1 लाख प्लस डिलीवरीज हमने आज तक किए हुए हैं पिछले 4.5 सालों में। प्रतिशत भारत की जो जमीन है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट 0.5 से नीचे चला गया है, मतलब लगभग बंजर हो गई है जमीन। तो अब वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़नी बंद हो गई है। उत्पादन की लागत जरूर हर बार बढ़ रही है, तो पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट निकालते थे, वो डालना शुरू कर दिया, तो ऐसे उत्पादन की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। तो आय में सुधार करने के लिए हमें एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो हम सिर्फ उत्पादकता बढ़ाते चले जाएं, वो जो परिकल्पना है उससे शायद अब आगे निकलने की हमें आवश्यकता है। तो ये एक समस्या है। दूसरी तरफ यदि हम उपभोक्ता देखें तो वहाँ उन्हें सुरक्षित भोजन चाहिए, ट्रेसेबिलिटी चाहिए, मतलब अपने
कोरोना के टाइम पे देखा होगा जहां उपभोक्ता बोलते थे कि जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हमारी परंपरा है, उसी के तहत हर प्रसार सकल तक आशा स्वावलंबित भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की जय जय कृषि परिषद भारत की। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में रासायनिक धूमन से कीटों की उत्पन्न हुई प्रतिरोधी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सीआई में विकसित जो गर्म हवा माइक्रोवेव था, जो भंडारण प्रणाली जिसकी थीम थी किसानों, एपीओ और सीबीवीओ के अनुभव। इसकी सत्र की अध्यक्षता माननीय श्री नवल जी रघुवंशी, सदस्य अक्षय कृषि परिवार, इन्होंने की थी और रैपोर्टियर राजेंद्र राठौर ने। और कृषि परिवार निरंतर प्रयास कर रहा है कि ये जो कृषक वैज्ञानिक हैं, सामाजिक संस्थाओं के जो इनोवेटिव काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को यह राष्ट्रीय मंच में राष्ट्रीय स्तर की संशोधन संस्थाओं के वैज्ञानिकों के सम्मुख उनकी संस्थानों में प्रस्तुतिकरण का अनुभव मिले, सम्मान मिले। उस प्रक्रिया में ये सभी किसानों ने इसमें, कृषक वैज्ञानिकों ने इसमें सहभागिता ली। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग आगे का रोड मैप बनाने के लिए हो सकती है, ऐसे बहुत सुंदर सुझाव इसमें से निकल कर आए हैं। एक बात जो उभर कर आई कि ग्रास रूट इनोवेटर, इंडस्ट्री और एकेडमिया, इनकी और स्ट्रॉन्ग सिनर्जी होनी चाहिए, ऐसा एक अनुभव चर्चा में आया। हम लोग और अलग अलग माध्यमों का उपयोग करें, मगर इनकी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की आवश्यकता आने वाले दिनों में महसूस हो रही है। एक बहुत सुंदर इसमें बात आई कि ब्रांड इंडिया इज इक्वल टू क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी, यही हमारा मार्क है, ऐसा एक बहुत सुंदर वाक्य आया। एक बात भी आई कि आदमी को बदलना है तो फूड को ठीक करो, तो ये अपनी जो खाद्य संस्कृति है उसका एक बहुत सुंदर इसमें विषय आया। और बहुत सारे विषयों में, देशों में एक मोमेंट चली है, फॉर द रीजन फ्रॉम द रीजन, ऐसी एक प्रक्रिया चली है। भारत में हम लोग पहले से ये मान्यता रखते हैं कि अपना परिसर यह अपनी पहचान है, तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी तकनीकी, ये सभी अपनी परिसर के अनुकूल ही होने चाहिए और हमारे परिसर ही हमारी पहचान है। इस दृढ़ता के साथ हमने प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में और मार्केटिंग में, इन तीन विषयों में अपने परिसर को केंद्र बिंदु रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को लेकर प्रोसेसिंग में और वैल्यू एडिशन में एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा आगे के समय में हो सकती है क्या, कि हम लोग एक क्लस्टर अप्रोच परिसर को माने और हर बात की प्रक्रिया घर में नहीं हो सकती है, तो कुछ प्रक्रिया किसान घर पर करे, मगर कुछ प्रक्रिया एक प्रोसेसिंग का हर संकुल में, हर क्लस्टर में एक कृषि प्रोसेसिंग का संकुल हो, जहां पर वहां की जो फसलें हैं उस फसलों के ऊपर, जैसे कि अभी CIAE जैसे संस्थानों ने और कुछ संस्थानों ने कस्टम हायरिंग सेंटर की बात को प्रमोट किया है यंत्र के बारे में, वैसे ही एक कम्युनिटी प्रोसेसिंग सेंटर। पंचासीन सभी महानुभाव, विशेष रूप से इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर मेहता जी और उनके भी प्रोफेसर अपने पास बैठे हैं, जिनके प्रयासों के कारण अपने 2 दिन की कार्यशाला केवल यशस्वी नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि सारे देश के लिए, दुनिया के लिए एक नया संदेश इस कार्यशाला से मिल गया है। और इस नई प्रक्रिया, नई ऊर्जा अपने देश के लिए और विश्व के लिए भी मिला है, उन सबको मेरा विनम्र प्रणाम है। और सारे वैज्ञानिक वृंद,
और विशेष सेवा संस्थान और किसान बंधु और शोधकर्ता सभी बंधु और भगिनी, जैसे आज राष्ट्रीय किसान दिवस ऐसा पता है, योग आयोग तक मिल गया है, उसका भी अभिनंदन है। और हम सबको मन में है या प्रकटीकरण भी हुआ है कि कुल मिलाकर हमारा सबका जो क्रियाकलाप है, मनुष्य अपने जीवन में सुख से और शांति से जीना ये अत्यंत आवश्यक है। सुख और सुख लालसा, हैप्पीनेस एंड लग्जरी दोनों अंतर है। इसलिए समाज जीवन में आज पीढ़ी में हम जो जी रहे हैं, हम भी सुख से जिए, आने वाली पीढ़ी वो भी सुख से जिए, ऐसे एक वातावरण खड़ा करना हम सबका दायित्व होता है। इसलिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी लगता था कि ये क्या होने वाला है, क्या अभी आज विपणन के बारे में, संस्करण सबके बारे में सुनने के बाद ऐसा विश्वास लगता है कि कैसे महान कार्य अपने लोग कर रहे हैं। आज अपने राहुल जी बता रहे थे तो 25 राज्यों में उनका नेटवर्क चल रहा है मार्केटिंग का, कहाँ इंदौर है, कहाँ 25 राज्य है। तो बाकी भी भजन भी अलीगढ़ को बता रहे थे, यही स्वामी जी को कुल मिलाकर अपने लोगों ने एक नई दिशा हम सबको दिखाया है। इसलिए पूर्ण विश्वास आता है। अभी तक लगता था कि हर बार पूछते थे कि हम तो फसल निकालेंगे, लेकिन विपणन क्या है, मार्केटिंग क्या है करके। कारण जैसे अभी गजानन जी ने बताया, जीवन शैली, जीवन दृष्टि हमारा बदलना चाहिए। योजना का केंद्र गांव बनना चाहिए, आधार कृषि बनना चाहिए। और किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते समय, प्राइस इंडेक्स करते समय, कृषि आधारित उपज के आधार पर ही उसका मूल्य के निर्णय होना चाहिए। अब देखिए 50 साल में पेट्रोल का कितना बढ़ा, तो हम चक मारते देंगे, लेकिन चावल का बढ़ गया, सब्जी का बढ़ गया, 1 रुपये तो एकदम खिलाते लोग के लिए। और कपड़े का बन गया, साड़ी का कलर बन गया, कितने भी खर्च करो तो लोग देते थे। लेकिन जो कृषि जहाँ खून पसीना करके उपज करता है, उनको देने के लिए एकदम ऐसा खड़ा होते थे। ये जो अंतर आया है, और बार बार दुनिया के बारे में बोलते हैं। धर्मपाल जी बोलते थे, गांधी शिष्य, दुनिया से तुलना नहीं करना, अपने से दुनिया तुलना करना चाहिए। हम भी अभी भी जो विपणन में जो बोल रहे थे ना कि उसको क्वालिटी क्या है, वो चेक करता है, सर्टिफिकेशन क्या है, हमारे ज्यादा क्या है, दुनिया। अरे 130 करोड़ देश लोग अपने देश के अंदर रहते हैं, सारे दुनिया के लोग हमारे पास आकर सीखना चाहिए। इसलिए हमारे जो सर्टिफिकेशन है, हमारा क्वालिटी है, हमारे देश में ग्राम केंद्रित और कृषि आधारित, कृषि और कुटीर, उसके आधार पर विपणन है। इसलिए विपणन, मार्केटिंग, मूल्यवर्धन सबने सोचते समय बार बार आया है, कल और आज भी, कि परस्पर विश्वास और परस्पर आत्मीयता, ये दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। क्योंकि दुनिया में हम सब सुनते हैं कि परोपकाराय फलंतु वृक्षः, पेड़ देता है फल दूसरों के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदी बहती है परोपकार के लिए, वो पीते नहीं पानी। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाय देती है, घास खाती है, दूध देती है। और देसी गाय का दूध माता के दूध से समान है। और परोपकारार्थ नियम शरीर, यह जो कल्पना अपने भारत के देश में जितने भी वैज्ञानिकों ने, जगदीश चंद्र बोलते हैं, सर पीसी रॉय ने, सब लोगों ने यही निर्माण किया। आज भी यहाँ बैठे वैज्ञानिकों ने वही निर्माण करते हैं। इसलिए अपने मूल चिंतन के आधार पर किसान को योग्य पैसे मिलना हमारा उद्देश्य है। किसान मजदूर को भी योग्य पैसे देना, किसान मजदूर और किसान के परिवार, ये वहाँ के बढ़ई है, वहाँ के लोहार है, वहाँ के घड़ा बनने वाले, सब ये परिवार है, सबके लिए सम्मान मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य है धन लूट कर कमाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इन्हें ग्राहक का मन को भड़का कर, आकर्षण करके, कुछ माया मंत्र करके ज्यादा पैसे लेना, ये कभी भी किसान नहीं चाहता है। हमारे विपणन का उद्देश्य है योग्य पैसे मिलना चाहिए। जैसे आप बता रहे थे कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर और 10% 50% प्रॉफिट लेना चाहिए, हमको देना चाहिए।
ये जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आज सबके ऊपर आना चाहिए, ऐसा जो लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, हमारे पास भी जो कास्ट होता है, कास्ट कम होना चाहिए। उस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए। आगे चल के भारत के किसान कभी भी किसी को लूटा नहीं है, कभी भी। सारे समाज में एकात्मता का, आत्मीयता का, परस्पर विश्वास का, कारण परस्पर विश्वास है वही सर्टिफिकेशन है। ऐसे वातावरण खड़ा करने के लिए हमने इसमें आया है। कारण भारत के चिंतन में, मानव जीवन में धन हमारा लक्ष्य नहीं है, धन हमारे लिए साधन है। जैसे बस में प्रवास करते, विमान में प्रवास, विमान हमारा लक्ष्य नहीं है, विमान हमारे लिए साधन है, धन हमारे लिए साधन है। लक्ष्य है संपूर्ण समाज में, संपूर्ण मानव जीवन में और संपूर्ण चराचर सृष्टि में संतुलन के साथ जीना चाहिए, बैलेंस्ड वातावरण में होना चाहिए। इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस बड़े काम में और जितने लोगों ने यहाँ भाग लिए, मैं उनके सबको प्रणाम करता हूँ। जितने प्रयास करके आपने एक नया मॉडल निर्माण किया है और सारे वैज्ञानिकों ने, आप लोगों ने आपके जो श्रेष्ठ अनुभव है, आपका जीवन का सारा सबके सामने दिया है। आगे चलके किसान और कृषि वैज्ञानिक और स्वयंसेवी संस्था मिलकर भारत के अंदर एक नए मोड़ में हम जा रहे हैं। ये केवल किसी व्यक्ति का पेट भरना नहीं है, पूरे एक नई दिशा सारे देश को और सारे दुनिया को देने वाली। इसलिए अक्षय परिवार का नाम नहीं दीजिए। भारत कुछ परिवार नहीं रखी उसको, इंडिया नहीं रखी, अक्षय दीजिए। जो अक्षय परिवार है सारे विश्व के लिए है, केवल विश्व के मानव समाज के लिए, सारे चराचर सृष्टि के लिए। और ये किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का नहीं है, हम सबका मिलकर है। इसलिए आज इस संस्थान और बाकी सभी संस्थानों के मित्रता से हम आगे बढ़े। ऐसे सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके सबके नेतृत्व में आगे चलते सारे समाज में एक नई ऊर्जा, एक नई परिवर्तन लाने के लिए संकल्प करें। यही शक्ति देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे वचन विराम दें। धन्यवाद आदिनाथ काटे जी। आज की 2 दिवसीय जो कि हमने राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी, उसके समापन समारोह के विशेष अतिथि भैया जी, गजानंद डाले जी, मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर श्री राजेंद्र दहार तोड़े जी, नवल रघुवंशी जी, गुणाकर जी, मेरे CI से साथीगण डॉक्टर जी, डॉक्टर जय संजय महापात्रा, इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से भाग लेने वाले परिषद FPO के सदस्य, केंद्र के अधिकारी, विद्यार्थी व विज्ञान, आप सभी का इस समापन समारोह में मैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल की तरफ से स्वागत करता हूं। आज बधाई देता हूं कि आज राष्ट्रीय कृषक दिवस है, उनको बधाई। साथ में ही आज जो इस संगोष्ठी में सभी जुड़े हैं, चाहे वो FPO के सदस्य हो, चाहे हमारे संस्थान के वैज्ञानिक हो, बाकी संस्थानों से वैज्ञानिक हो, विद्यार्थीगण हो, सभी कृषक के लिए कार्य कर रहे, वो सभी बधाई के पात्र हैं। आज 4 बजे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी सभी किसानों व वैज्ञानिकों को एड्रेस करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी इस संगोष्ठी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब 4 बजे यहाँ पर, अगर भोपाल में उपस्थित है तो वो यहाँ पर आए और भाग लिया उस प्रोग्राम में भी। अब मैं इस 2 दिवसीय संगोष्ठी पर आता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा जैसा कि मैंने बताया, लेकिन मैंने जो सेशंस हुए, पैरेलल सेशंस हो रहे थे, यहाँ तक कि एक टीम सेशन इस हॉल में भी हुआ, उसमें जो प्रेजेंटेशन थे वो रियली आई ओपनर्स थे, न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी थे, FPO के लिए भी थे। और मैं भी
अलग अलग सेशन में अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी देर तक राउंड लगाता था, तो कई अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन मुझे देखने को सुनने को मिले और मुझे भी पता चला कि बहुत अच्छा कार्य हमारे देश में हो रहा है। कई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी ऐसी है जिसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके और बेटर बनाया जा सकता है, तो वो भी एक अच्छे एग्जाम्पल है। उसके लिए मैं सबसे पहले अक्षय कृषि परिवार व भाऊ साहब वस्कटे स्मृति न्यास को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कि एक किसान देश के विभिन्न भागों से जो आइडेंटिफाई किए, एफपीओज को किया, केवीकेज को किया और जिन्होंने यहाँ आके प्रेजेंटेशन दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी महीने इस कार्य में लगाए और इस संस्थान को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया कि उनके साथ इंटरेक्शन करने का हमें अवसर मिला। हमारा भी कहना चाहिए कि मैं तो निदेशक हूँ, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का भी माइंड को ओपन अप किया कि हमें क्या करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी शुरुआत तो मैं कहना ये चाहूँगा कि मार्केटिंग का जो ठाकुर साहब ने कल जो प्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने एक एग्जाम्पल शो किया था कि बॉल को स्टार्ट किया था रोलिंग, तो वो एक बहुत अच्छा मतलब अनुभवी थी। और मेरा ये कहना है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी बेटर ये वर्कशॉप हुई, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। इस वर्कशॉप के साथ एक एग्जीबिशन भी बाहर लगी हुई है, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि कुछ ऑर्गेनिक कुछ नेचुरल फार्मिंग के द्वारा है वो भी रखे हैं। आप लोगों ने शायद देखे होंगे, अगर ना भी देखे हो तो आप देखें। हमारे संस्थान द्वारा विकसित मशीनें भी कुछ डिस्प्ले की है, बहुत कुछ मशीनें इस संस्थान में है, उसके लिए आपको शायद समय न भी मिल पाया होगा, तो जिसके पास समय है आफ्टरनून में विजिट कर सकते हैं आफ्टर लंच, और हमारे वैज्ञानिकों व साथियों से डिस्कस भी कर सकते हैं। मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि कभी आपको फिर भोपाल आने का अवसर मिला, आपकी कुछ जिज्ञासा हो, आपका इस संस्थान में स्वागत है। हमारे साथियों ने जो डिफरेंट टेक्निकल सेशंस हुए उसकी रिकमेंडेशंस दी, काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशंस आई और उसको हमारे गजानन डांगे जी ने अच्छे रूप में समराइज किया। मैं उन सब पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन उन में से बहुत सी रिकमेंडेशन ऐसी है जो हमें कई काम को करने के लिए प्रेरित करेगी, खासतौर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड। उसमें मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो भी पॉसिबल होगा इंजीनियरिंग रिलेटेड इस संस्थान से हम लोग प्रयास करेंगे। फिर एक दानिया साहब ने कहा कि सभी को लिंक करना है और एक पॉलिसी पेपर बनाना है कि जो भी हमारा फार्म प्रोड्यूस पैदा होता है, जहाँ पैदा होता है वहीं पर प्रोसेस हो, वहीं पर भंडारण हो, और उसको कैसे आपस में लिंक करें, उसमें भी हम आपको सहयोग देंगे। आपका बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जो अभी मेन जोर है कि जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करता है उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग उसी प्रोडक्शन कैचमेंट मतलब जहाँ पैदा होती है वहीं की जाए। ऐसे कुछ स्टोरेज की भी व्यवस्था की जाए कि उसको कुछ समय के लिए वहीं पर स्टोर किया जाए, तो जो किसानों को डिस्ट्रेस सेल के लिए जाना पड़ता है प्रोड्यूस के लिए, उसके लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसके कुछ एग्जांपल हमारे साथियों ने प्रेजेंट किए थे, जैसे मॉड्यूलर ओनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हैं जिस टेक्नोलॉजी को अपन रूट लेवल पर गाँवों में ही अडॉप्ट कर सकते हैं और उससे भी किसानों की आय कम से कम दुगनी या तिगुनी आसानी से हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेसिंग के लिए आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, नियर बाय इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो सकती है। तो बहुत सारे पॉइंट्स गजानन डांगे जी ने रखे थे, इसमें से एक पॉइंट पर मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि प्रोड्यूस तो वही प्रोसेस करें, तो उसमें भी हमारा संस्थान को हमारे साथी संस्थान जो सीक्रेट विज्ञान हैं उन्होंने करीब 300 करीब एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर डिफरेंट भाग में एस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन उसका नंबर बहुत कम है। हमें उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है और जो प्रोड्यूस वहाँ होती है उसी की वहाँ प्रोसेसिंग पर फोकस हो और उसी को वहाँ लोकल मार्केटिंग पर भी एफर्ट किया जाए। इस दिशा में भी और काम करने की जरूरत है, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। हमारे आज के जो मुख्य या विशेष अतिथि है श्री भाटिया जी ने काफ़ी अच्छे आइडिया दिए कि किसानों को भी सम्मान मिलना चाहिए, वैज्ञानिकों को भी सम्मान मिलना चाहिए, और किसान तो एक अन्नदाता है, तो उस दिशा में भी अगर हम उसको राइट कीमत मिले उनके प्रोड्यूस की तो उसको अपने आप सम्मान मिलेगा। इसमें
डांगे साहब ने ये भी सजेशन दिया था, फार्मर्स डिसाइडेड प्राइस किसानों को मिला। वैसे उसमें मेरी सोच थोड़ी अलग है, क्योंकि आजकल इकोनॉमी ओपन हो गई है, तो कई बार जो प्राइस प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो इंटरनेशनल लेवल से नेशनल लेवल पर गवर्न होती है। तो उसमें भी अपन को इस ढंग से प्रयास करना चाहिए कि अपन उस अगर कभी प्राइस कम मिल रही है तो अपन इसको प्रोसेस करें या स्टोर कर सकें कुछ समय के लिए, तो उसको राइट प्राइस मिल सकती है कि जो उसको मिलनी चाहिए, कम से कम उसकी लागत से अधिक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आखिरी में अपने सभी साथी इस संस्थान से जिन्होंने इस 2 दिवसीय संगोष्ठी को ऑर्गेनाइज करने में हमें सहयोग दिया, वह विशेषकर हमारे जो अतिथि है अक्षय कश्यप परिवार से, जिन्होंने इसको प्लानिंग करने के लिए हमें कंटिन्यूसली परस्यू किया, इसको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जो भी हमने 2 दिवसीय में जो मेजर रिकमेंडेशंस आई है जिसको हम आगे ले जा पाएंगे, उसके लिए हम पूरा प्रयास मिलजुल के प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे देश की कृषि का विकास हो, किसान आत्मनिर्भर बने, किसानों की आय बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए अपनी तरफ से केंद्रीय कृषि अभियान की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं जरूर बताना चाहूँगा, ये जो घड़ी दी जा रही है, ये घड़ी विशेषतः गोबर से बनी हुई है। तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर ये क्या है? ये है आलू छिलाई यंत्र जी। ये साइकिलिंग के थ्रू हम उस आलू को उसको साफ करेंगे जी, और चलाने में बहुत ही आसान है ये जी। ICR ने इसे बनाया है जी, बहुत ही हल्का है। इसमें 2 ड्रम लगे हैं और बीच में बेरिंग सिस्टम, गियर से उसको चलाया। सर आप कहाँ से? हम नागपुर से हैं और कर्नाटक से। आपका शुभ नाम? अरुण कुमार जी। और आप एक संस्था भी चलाते हैं? हाँ। क्या नाम है उसका? कृषि प्रेरित परिवार जी सर। और आप एक ट्रस्ट चलाते हैं? हम नागपुर से हैं। निरामय बहुउद्देशीय सेवा संस्था 50 गांव में काम चलता है, स्वास्थ्य शिक्षण स्वावलंबन संस्था जी। तो इस कार्यशाला में आए थे भाग लेने के लिए। बहुत बढ़िया। ये आलू काटने की मशीन है, ये इसको ऊंचा करा और इसको पैक आलू डाल के पैक कर दिया। दिस इज वन स्लाइस और यहाँ से इसके टुकड़े बन के निकलेंगे आलू के। इसमें से उत्पादन के लिए रसायन मुक्त प्रक्रिया, ये औषधि कंद छीलने की मशीन है। यहाँ से स्टार्टअप होती है, यहाँ डलता माल, इसमें से छिलके प्रोसेसर के छिलका बाहर होता है और ये सही माल इधर निकलता है। अंगूर को गुच्छे से अलग करने का यंत्र भी है ये। वो प्याज सफाई यंत्र, ये प्याज सफाई देखो भाई से भरोसे के लगे। ये रीजेंट ब्यूरो पद्धति, ओहो ये तो बहुत हेवी मशीन दिख रही है यहाँ। डायरेक्ट छेद करते हैं, मल्चिंग भी करते जाएगा। ये मशीन बहुत अच्छी है और ये रोटावेटर भी करेगी और पीछे सिडिल बोएगी भी। धान की मशीन है ये वाली। और ये अलग अलग खाद बोने वाली मशीन है और लिक्विड देने वाली भी है। ओहो एक साथ सब काम कर रही है भाई साहब। ये पानी का टैंक है, ये अनाज का है, तिल प्लांटर विथ हर्बिसाइड एप्लीकेटर और नीचे ये सीड्स बोने वाला। बहुत बढ़िया। बोते हुए बेड बनाने वाली मशीन, मक्का गेहूँ औषध मल्चिंग प्लांटर, ये बोएगी भी, खाद बीज और ये बेड बनाएगी मशीन। गुड। दिस इज, ये आप देख रहे हैं सामने, ये सिर्फ ड्रम फिट होगा और इससे दवाई आप दे सकते हैं। ये मोटर लगी है इसमें, आगे भी चलने का जुगाड़ यंत्र है। इतने लंबे स्प्रे होंगे इसमें।
यहाँ से वहाँ तक करीब 30 फीट लंबा जाएगा। छोटी छोटी बुआई मशीन, ये लाइट के लिए बना हुआ है, खंभों पे तार पे काम करने के लिए। एक बड़ी मशीन है, दवाई देगी। ये वृक्षों को काटने की मशीन है, आप वृक्ष काट सकते हैं उसके द्वारा, सीधा और इधर तिरछा। ये हार्वेस्टिंग करके सीधे भरने की मशीन है। छोटी छोटी तकनीक से बुआई मशीन है, कल्टीवेशन है, छोटे सेल मानव चलित। ये मक्का के भुट्टे किस निकालने की मशीन है। आप देख रहे हैं मक्के का भुट्टा, और इसमें भुट्टा डाल के और इसको जाता है, निकल जाता है। ऐसे भुट्टे का पूरा किस निकल जाता है। मारेंगे, पौधा डाल देंगे, पौधा डाल देंगे तो थोड़ा सा खोलेंगे, निकाल देंगे तो ऐसा बन जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलते चलते मतलब वो आपको बेसिकली क्या होता है, अपन जब झुक के काम करते हैं या जो हाथ में हाथ से पकड़ते हैं या जो नापने के लिए बार बार गलतियाँ करते हैं ना, तो ये नाप भी देगा आगे कहाँ मारना है, हाँ, पंच भी कर देगा और ट्रांसप्लांट भी कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब।